हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। तो आज की जो हम क्लास लेंगे वो आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है रीजनिंग फॉर यूजीसी नेट स्पेशली। तो जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी नेट के अंदर रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के आते हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का आता है। और आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम में हमारे लिए एक एक नंबर बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। इसलिए हम किसी भी चीज को ऐसे सोच के नहीं छोड़ेंगे कि ये तो कम आता है, इसको नहीं करेंगे, ये तो नहीं। और ये 10 नंबर अगर आप लोग ले लेते हैं, 10 नंबर बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। आप सब लोग जानते होंगे, इवन मैं तो ये भी कहूंगी, बल्कि आप लोग सब जानते होंगे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा कि 0.5 से भी बच्चों के एग्जाम्स रह जाते हैं। 0.5 में भी बच्चे ये बोलने लगते कि मेरा 0.5 से रह गया था, मेरा 1 से रह गया था। तो इसीलिए रीजनिंग के जो 10 मार्क्स हैं वो बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं और कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं आता है, ठीक है। स्लो, मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल और लो लेवल, यही क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका क्या सिलेबस होता है, हम किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग के जितने भी सिलेबस है वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया है, वो भी आपको बताया जाएगा किस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको करने की क्या ट्रिक होती है, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो, चाहे वो लॉन्ग मेथड से आपको करना हो। तो ये सब हम अपने आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग कि रीजनिंग में और यूजीसी में मतलब हम लोग किस तरीके से नंबर अपने फेवर में लाएं, किस टाइप से क्या चीज करें। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि सिलेबस की, यूजीसी के रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो क्या क्या आता है। देखो, पहली बात करूंगी रीजनिंग में क्या क्या आता है। ये आपका सिलेबस है जो आता है रीजनिंग में यूजीसी के लिए। इसको हम अलग अलग समझेंगे, किसके बीच में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक दिन क्लासेस के साथ में कि सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन है, एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन हो गया या डायरेक्शन हो गया। उसके बाद भी मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, उनका टाइमिंग आपको दिया जाएगा, आपको विद इन सेकेंड्स मुझे सॉल्व करके बताना होगा कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। तो ये होता है हमारा सिलेबस, ठीक है। पहला है फर्स्ट नंबर पे है सीरीज। सीरीज किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीरीज में, ये देखेंगे। दूसरा है एनालॉजी, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, सिलॉग्स, कोडिंग, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन एंड असर्शन। क्वेश्चन असर्शन वगैरह के कम आते हैं, लेकिन हम लोग देख लेंगे 1-2 नॉर्मल लेवल का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज को छोड़ना हमें नहीं है, सारी चीज करेंगे, 10 नंबर लेके आएंगे। और रीजनिंग में तो आप लोग आंख बंद करके 10 नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बहुत सिंपल आती है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। अगर किसी को 1-2 चीजों में प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, और मैं अगले हर एक क्लासेस में उसके बारे में आपको समझा दूंगी। चलो देखते हैं कि सीरीज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप की सीरीज होती हैं। देखो, सीरीज की क्लास, इससे अगली क्लास जो होगी वो सीरीज की होगी, और उसके अंदर आपको अलग अलग हर एक सीरीज के बारे में पता चलेगा। कैसे?
जैसे कि एडिशन वाली होती है, एक मल्टीप्लिकेशन वाली होती है, एक डिवीजन वाली होती है, एक सब्ट्रैक्शन वाली होती है। तो इस टाइप की किस में क्या लॉजिक हम लोगों को अप्लाई करना है, किस टाइप से दी जाएगी, वो हमें देखना है। क्योंकि मुझे देखना है आप लोग का लेवल क्या है, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो मिक्स्ड है। और जो मेरी नेक्स्ट सीरीज की क्लास होगी उसके अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आप ही लोगों के लिए रखूंगी कि आप लोगों को कितना समझ पा रहे हैं और क्या उसमें लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज आते किस टाइम की, एक स्लाइड आइडिया ले लेते हैं। डिटेल में हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो पहला है 7, 8। इस वाली सीरीज में आप लोग देख सकते हैं पहले 7, 10, यानी यहां नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। जब भी इस टाइप की सीरीज आपके सामने आए, तुरंत दिमाग लगाओ कि यहाँ पे नंबर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। मतलब कि क्या मैं इसमें कोई लॉजिक ढूंढ सकती हूँ? 7, 8, 9 के अंदर क्या मैं कोई लॉजिक ढूंढ सकती हूँ? क्या यहाँ पे +1 और +1 का लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा है? सेम यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। 10 + 11 1, 11 + 12 +1, और अब यहाँ पे 9 था तो 9 + 1 10। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आता है। हमेशा सीरीज के अंदर रीजनिंग का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। रीजनिंग का मतलब होता है हर एक चीज का रीजन ढूंढना कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक लगा है। यही रीजन है, वही हमें दिमाग लगाना है कि अब हमको इसका सोल्यूशन निकालना कैसे है। भाई इस टाइप की है, इस टाइप में पहले तो सबसे पहले देखते ही इस टाइप की सीरीज में यही दिमाग लगाइए कि 7, 8 जो बीच का एक नंबर है उसको छोड़ते जाइए और 7, 8, 9 में कोई रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करिए, क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। इसी तरीके से डोंट वरी, अगर किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं है। हम लोग अगली सारी क्लासेस में एक एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक सिर्फ आज आपको एक सिलेबस का आइडिया दिया जा रहा है कि हम आने वाली क्लासेस में कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे सिलेबस में है और इस सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ आज की क्लास यही है, देखते जाइए, समझते जाइए। अब हो गई सीरीज। इस वाली सीरीज को बोलेंगे मैथमेटिकल सीरीज, यानी कि जो नंबरिंग बेस्ड सीरीज होती है। जो नंबरिंग बेस्ड सीरीज हो गई वो हो गई हमारे पास ये वाली। अब दूसरे नंबर पे आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक चीज तो जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मैं लाइव जाऊंगी, आपसे पूछूंगी कि इसका क्या नंबर है। आप लोगों को अल्फाबेट्स के नंबरिंग याद करने, नेक्स्ट क्लासेस में पूछा जाएगा कि किसका क्या नंबर है, क्योंकि मुझे नहीं आता है, आप लोग ही मुझे बताएंगे। ठीक है, कैसे इसको करना है, ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी नंबरिंग है अल्फाबेट्स की वो आप याद कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को नहीं याद होती है या नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना के दूंगी और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में, कि एक बार आप याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये तो हुई अगर आप लोग याद कर लेंगे उसकी बात। अगर किसी को याद नहीं है तो एक सिंपल सा फंडा है जो दुनिया करती है कि ए से लेकर के जेड तक को लिखो और 1 से लेकर 26 तक लिखो और उसके बाद में देखो कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या है। दो तरीके होते हैं। अगर किसी का शार्प माइंड है, किसी को बहुत अच्छे से आता है तो वो तुरंत देखने से समझ जाएगा। हमेशा देखिए कि सबसे सिंपल आपको क्या आता है। एस से आपको काउंटिंग अगर स्टार्ट करनी होगी, एस के बाद से थोड़ा सा आपको ए से लेकर के एस तक पहले जाना पड़ेगा और उसके बाद एस से आगे आपको देखने पड़ेंगे कि अच्छा टी आता कहाँ है, यू कहाँ आता है, इसके बाद क्या आएगा। तो मैं ये तो जानती हूं कि सी तो मैं पहले कर सकती हूँ, ए बी सी, थर्ड नंबर पे सी आता है, इसको काउंटिंग करने में तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। एस को काउंटिंग करने में मुझे टाइम लगेगा बट सी को काउंट करने में नहीं लगेगा। तो मैं सबसे पहले बीच वाला देख लेती हूँ ऑप्शन कि क्या होता है, क्या इसमें लॉजिक फॉलो कर रहा है। सी के बाद आता है डी, उसके बाद आता है ई। ठीक है, यहां से अगर मैं यहां देखूं, सी के बाद ई आता है, यहां एक डी आ गया बीच के अंदर। सी के बाद डी, फिर डी के बाद ई, ई के बाद आता है एफ और एफ के बाद आता है जी।
यानी इन दोनों से मुझे ये पता चला है कि एक एक अल्फाबेट छोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे +1 था 7 के बाद 8 में, यहाँ पे भी +1 है, एक एक छोड़ा जा रहा है। C के बाद D को छोड़ दिया, E ले लिया, E के बाद F को छोड़ दिया, G ले लिया, अब G के बाद H को छोड़ दिया, I ले लेंगे, G के बाद हम ले लेंगे I। इन 3 ऑप्शंस में देख लो। जब भी हम रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी पूरा डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो स्पेशली आपको अच्छा ये भी कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, उसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सॉर्ट करिए कि बीच वाला लॉजिक मैंने ढूंढ लिया, CDE वाला, D छोड़ा E आया, F छोड़ा G आया, ठीक। यहाँ इतना श्योर हो गया कि यहाँ I आएगा। I 4 ऑप्शन में से देख लो कहाँ पे है, बीच वाले में कहाँ आई है, C ऑप्शन में, तो यही होगा। बाकी और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड से लगाओ और चलो। एक लॉजिक ढूंढा और एक ऑप्शन देखा, काम खत्म। रीजनिंग में खेल ही इन चीज का है कि लॉजिक हमेशा वो ढूंढो जो कम टाइम लगे और जल्दी से आपको हमेशा एक छोटा सा एक वो दे दे क्लू, कि छोटा सा क्लू देने के बाद में आपको समझ जाए कि अच्छा ये वाला लॉजिक है। कंफ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चंस में कहाँ क्रिएट होगा, आपके एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूँ थोड़े हाई लेवल एग्जाम्स की, जैसे SSC हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, इन टाइप के जो एग्जाम होते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। क्या दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा VI, यहाँ पे भी दे देगा VI कि 2, लास्ट वाला तीसरे तक हमको तीसरे का भी लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। बट आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चन सिंपल आएंगे। ये हो गया लॉजिक, ये हो गई 2 टाइप की रीजनिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं सीरीज के अंदर। चलिए अब देखते हैं और दूसरा क्या आता है। अब आता है ऑड वन आउट। एक जो आपका वो है, एक आपका जो भी कह सकते हैं सिलेबस का पार्ट है, वो है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसमें आएंगे कि आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस एक जैसे दे दिए जाएंगे जिनके बीच में सेम रिलेशनशिप होगा, और उसमें से एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया जाएगा जो वो रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेगा। समझे? कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। इसी में भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारे आपको समझाए जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। आज एक स्लाइड आइडिया के लिए समझेंगे कि ऑड वन आउट होता क्या है। ऑड वन आउट नाम से ही समझ रहे होंगे कि ऑड चीज को आउट करना है। कोई भी ऑड चीज दिखती है तो हम लोग सोचते हैं कि ये, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ आता है कि ये क्या है। यही रीजन है इस वाले चैप्टर का भी कि एक ऑड चीज को आपको आउट करना है। चलो ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या कह रही हूं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर पेशेंट, बी है शॉपकीपर कस्टमर, सी है टीचर स्टूडेंट, डी है पेंटर और पेंट ब्रश। एक बात बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से कि इसमें आपको क्या देखने से ऑड लग रहा है। ऑड वन आउट के लिए अल्फाबेटिकल भी ऑड वन आउट आता है कि 3 दे देगा, ABCD इस तरीके से दे देगा, ABCD, यहां पे दे देगा EFGH, और इसके बाद में UVWX, और यहां दे देगा आपको कि यहां मुझे बताइए कि यहां पे सेम लॉजिक कौन सा फॉलो करता है। एक ऑड वन आउट का तरीका अल्फाबेट्स का जो आता है वो आता है ये वाला, एक आता है इस टाइप का। इसी में आपसे यहां पे भी ये पूछ सकता था कि एक तो दे दिया डॉक्टर और पेशेंट, एक इसके साइड में ऐसे 2 डॉट्स लगा करके दे देता टीचर, और अब यहां पे मुझे बताइए कि कौन सा फॉलो करेगा। एक आता है इस टाइप का। इस वाले में कैसे करेंगे? डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखता है, ठीक है। पेशेंट जब भी बीमार होता है, कोई मरीज होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर हमेशा पेशेंट को देखता है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब शॉपकीपर आया, कस्टमर को देखता है। सीधी बात है कि कोई भी कस्टमर किसी की दुकान पे जाएगा तो उसको कौन हैंडल करेगा, उसकी बात कौन सुनेगा, उसको क्या चाहिए, क्या चीज उसको चाहिए, क्या उसको देखनी है, शॉपकीपर ही ये काम करेगा ना, या कोई बाहर से कोई आ जाएगा वो करेगा।
ये तो नहीं करेगा। तो अब मैं ये तो समझ गई हूं कि ये जो दोनों लॉजिक है ये सेम है। अब मुझे ऑड वन आउट देखना है। जो स्टूडेंट्स को कौन हैंडल करता है? टीचर। कस्टमर को कौन हैंडल करता है? शॉपकीपर। पेशेंट्स को कौन हैंडल करता है? डॉक्टर। क्या पेंट ब्रश को पेंटर हैंडल करता है? पेंट ब्रश को पेंटर हैंडल नहीं करता है, ये करेगा आपकी तस्वीर के लिए, किसी भी सीनरी को बनाने के लिए, किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए पेंटर। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट्स को देखता है टीचर, उसी तरीके से किसी भी पेंटिंग को देखेगा पेंटर। तो इसका जो राइट लॉजिक होगा या राइट जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा पेंटर और पिक्चर। ठीक, एक तो हुआ ये। दूसरे वाला है नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल ट्री इंडियन नीम, नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर और नेशनल बर्ड पिकॉक। इसमें भी सेम ही है। कौन सा सही है वो कौन सा गलत है वो बताना है, क्या क्या सही है देखो। जल्दी से आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताते रहेंगे किसको समझ आ रहा है किसको नहीं, कहाँ इशू आ रहा है और इसका सही आंसर क्या होगा। नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है, सब लोग जानते हैं। क्या आप में से कितने लोग जानते हैं हमारा नेशनल ट्री क्या है? ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशन, ये दो रीजनिंग के चैप्टर ऐसे हैं जिनको करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी जीके भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जीके में क्यों कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कई बार ये जैसे कि इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इसने आपकी एक तरीके से मेंटल जीके भी मेंटल एबिलिटी के साथ में जीके को भी कोशिश की है कि वो जांच करे आप कितना जानते हैं। नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल ट्री इंडियन नीम। इंडियन नीम हमारा नेशनल ट्री नहीं है, हमारा नेशनल ट्री है बनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़। हमारा नेशनल ट्री है बरगद का पेड़, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। बनियान ट्री जो है वो हमारा नेशनल ट्री है। ठीक, चलिए अब देखते हैं और थर्ड में क्या आता है। फोर्थ एक आता है मोस्ट फेवरेट होता है, बहुत सिंपल है, इसको बोलेंगे हम ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी खूनी संबंध। कहने का मतलब ये है कि आपके खून से जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं वो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। कोई भी टफ नहीं है, दो चार आपको इसके लॉजिक बताए जाएंगे। जितना लेवल यूजीसी के अंदर आएगा उसको आप बहुत ही इजीली कवर कर लेंगे, जो तरीके आपको मैं समझाऊंगी आने वाले क्लासेस में। आज मैं सिर्फ इतना देखूंगी कि क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा ब्लड रिलेशन में। जैसे कि एक फोटोग्राफ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, a boy Raja said he is the son of the only son of my mother. How is Raja related to that boy? दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करना चाहेगा तो वो पहले देखेगा he is the son of my mother। अब अगर मैं हूं, मुझे आता है, तो मैं सीधे देखूंगी only son of my mother आ गया। सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये my mother। माई मदर आ गया, मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। हो गया सॉल्व, इतना सा। और ये चीज आपको कैसे आएगी? ये चीज आपको आएगी प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे क्लासेस आपकी होंगी, आप लोगों के ये चीजें टिप्स पे होंगी। इसका एक दूसरा तरीका है जो कि मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगी कि अगर हस्बैंड वाइफ के कोई रिलेशन है तो उसको इक्वल टू से डिनोट किया जाता है। अगर सिबलिंग्स का कोई रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर सिबलिंग्स का कोई रिलेशन है तो उसको हम सिंगल डैश के साथ में वो करेंगे, डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ये दो चीजें होती हैं। तो ये हम आगे आने वाले अपने चैप्टर्स में देखेंगे क्या कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे देखेंगे, जो माए है वो है गेम चेंजर, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी मेरा बेटा हुआ। ठीक, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए आपको, और वो रिश्तों को कहीं अपने से जोड़ करके तुरंत फॉर्म कर लीजिए। मेरी माँ के माई मदर ओनली सन का ही इज द सन। ठीक है, मेरी माँ के अकेले लड़के का लड़का है। हो गया, तो राजा ही तो ये बात बोल रहा है, यानी वो मेरा बेटा हुआ। तो हाउ इज राजा रिलेटेड टू दैट बॉय? फादर।
ये होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इस टाइप से, जैसे कि ए डैश या माइनस कह लो, इसका मतलब होगा ए जो है वो भाई होगा बी का, परसेंटेज होगा तो फादर होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिस्टर होगा। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज मटरनल अंकल ऑफ क्यू। इसका मतलब है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से किस में पी जो है वो मामा है क्यू का, पी जो है वो क्यू का मामा है, इसमें ये पूछा है। देखिए, जब भी मैंने अभी पहले भी क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया है कि एलिमिनेशन मेथड पे भी बहुत ध्यान दीजिए। एलिमिनेशन मेथड कैसे, तुरंत देखिए कि P इज मटरनल अंकल है, इसमें ये दिया हुआ है। अंकल का मतलब है कि जो जेंडर होगा वो मेल होगा। इतना तो मुझे देखने से समझ में आ गया ना कि जो जेंडर है उसका वो मेल जेंडर है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं सबसे पहले इन ऑप्शंस में देख लूंगी कि मुझे किसका जेंडर श्योर है कि वो मेल है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए में देखो तो क्या मुझे P का जेंडर पता है क्या है, क्योंकि M मल्टीप्लाई P है और यहां से जो है M होगी वो सिस्टर होगी P की, लेकिन P के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या इसका जेंडर है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है मेरा ये नहीं होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पहले सबसे पहला काम है जेंडर पता करना। अब इस क्वेश्चन में मुझे चूंकि अंकल दिया हुआ है तो अब मेरा दूसरा काम है कि मुझे मेल जेंडर फाइंड करना है P। इन जिन भी ऑप्शंस में P जो है वो मेल जेंडर होगा उस वाले ऑप्शन का हम पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे, बाकी को हम एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई। P में पहले वाले ऑप्शन में मुझे P का जेंडर नहीं पता है तो इसको मैं छोड़ दूंगी। दूसरे वाले में P प्लस S है, क्या लॉजिक है, P प्लस S है तो P जो है वो S की मदर होगी, ये वाला होगा डायग्राम। P का जेंडर क्या आया, फीमेल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में देखूं, यहां भी सेम ए वाले ऑप्शन का फॉलो कर रहा है कि P का जेंडर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या। P का जेंडर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये है क्या। अब ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। P ऑप्शन नंबर बी में है P प्लस S, P प्लस S यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी में बी हमारा गलत था, ए हमारा गलत था, क्योंकि इसमें फीमेल जेंडर है, इसके अंदर फीमेल है, इसके जेंडर को पता ही नहीं है क्या है, और यहाँ पे भी हमें पता ही नहीं है कि इसका जेंडर है क्या। जेंडर ढूंढना है मेल। ऑप्शन आता है सी, P माइनस M। यहां से देखो P माइनस M पहले में ही आ गया, यानी P जो है माइनस वाला यहाँ पे है P माइनस M, P जो है वो ब्रदर है M का। ये सब लॉजिक आपको आने वाली क्लासेस में बताए जाएंगे, अभी सिर्फ देखते रहिए। जब भी सिबलिंग का साइन होगा या सिबलिंग का कोई रिलेशन या आपको कोई कोडिंग दी हुई होगी तो आप सिंगल डैश लगाएंगे और उससे उसको डिनोट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि M प्लस N, प्लस वाला देख लीजिए, ये है M प्लस N यानी A इज द मदर ऑफ B, यानी N जो है वो मदर है N की, यही वाला तो है भाई। प्लस का ऑप्शन है A इज द मदर ऑफ B यानी कि M इज द मदर ऑफ N। N मल्टीप्लाई Q थर्ड ऑप्शन में है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है ये, यानी कि N जो है वो सिस्टर होगी Q की, N जो है वो सिस्टर होगी Q की। तो क्या यहाँ पर मुझे इस लॉजिक के साथ में देख करके बताइए कि आप नहीं देख पा रहे हैं कि P जो है वो मटरनल अंकल है Q का। भाई ये दोनों भाई बहन हो गए, ये बहन हो गई, ये भाई हो सकता है या बहन, इसका हमें नहीं पता है क्या है जेंडर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि P इज द मटरनल अंकल ऑफ Q, तो यहां से मैं सीधे बता सकती हूँ कि जो P है वो मामा है Q का। इस तरीके से आपके ये डायग्राम बनेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा था, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूजीसी में, उससे थोड़ा सा लेवल अच्छा था। बट हम हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता होना चाहिए। और अगर यूजीसी में भी आपके टफ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो लेवल रहेगा मेरे क्वेश्चंस का वो ठीक रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन बचेगा नहीं, दैट इज माई गारंटी। चलिए अब देखते हैं और क्या आता है। ये तो हुआ ब्लड रिलेशन। अब देखते हैं, अब आता है सिलॉग्स।
सिलॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यूजीसी के अंदर भी बहुत सिंपल और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्टिंग। सिलॉग्स आप जानते हैं कि दो तरीके होते हैं करने के, लेकिन जो वर्ल्ड फेमस तरीका है वेन डायग्राम से, हम लोग भी उसी तरीके से करेंगे, वही सबसे बढ़िया और सबसे रिलायबल तरीका है। सिलॉग्स में होता क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, जो भी एग्जाम का लेवल है आपका उस हिसाब से आपके स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन स्टेटमेंट के बेस पे एक वेन डायग्राम बनाइए और अब मुझे बताइए कि ये जो कंक्लूजन मैंने दिए हैं क्या ये फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक। अब हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ समझाऊंगी कि ऐसे ये सिलेबस में आता है, ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। डिटेल में चैप्टर वाइज और हर लेवल का क्वेश्चन आगे आने वाली सारी क्लासेस में आपको मिलेंगे, तो डोंट वरी एट ऑल। चलो बताया ना अभी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को देख के एक बार वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। पहला है सम कैट आर रैट। वेन डायग्राम है, ये तो हो गई भाई कैट। उसने बोला है कि जो कुछ कैट है वो रैट है, यानी कुछ जो बिल्लियां हैं वो चूहे हैं, यानी कि सम कैट आर रैट, सम कैट्स आर रैट। ठीक है, यानी ये कुछ है, ये कुछ जो एरिया है ये दोनों का बराबर है। सेकंड में दिया है ऑल बैट आर टेबल, ना तो यहाँ बैट है ना टेबल है, इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। जब भी कोई, मैंने पहले भी बोला था कि लेवल थोड़ा ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझे, नहीं समझ में आता है मुझे बताइए, दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। और ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपकी क्लास होगी। डिटेल में चैप्टर वाइज आगे आने वाली सारी क्लासेस में आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, तो डोंट वरी एट ऑल। भाई ना बैट है ना टेबल है, दोनों को छोड़ देते हैं। थर्ड में देखते हैं, उसने कहा है कि ऑल रैट आर बैट, ऑल रैट आर बैट। रैट तो है मेरे पास, यहां से देख लेते हैं, जितने भी चूहे हैं वो सारे चमगादड़ हैं। ये लो, एड एक तरीके से वेन डायग्राम को जोड़ के चलना है ना, तो हमने जोड़ दिया कि जितने भी रैट हैं ये सारे के सारे जो है बैट हैं। अब देख लो कि ऑल बैट आर टेबल, ऑल बैट आर टेबल। क्या मेरा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा? और एक और कलर ले लेते हैं जिससे आपको लास्ट में समझाया जाए। तो स्टेटमेंट है मेरे पास में ये सम कैट आर रैट, ये वाला जो एरिया है तीनों चारों के अंदर कॉमन है, ये चीज को समझ लीजिए। क्यों कॉमन है ये समझ लेते हैं, क्योंकि जितने भी रैट हैं वो सारे के सारे बैट हैं, जितने भी बैट है वो सारे के सारे टेबल हैं। तो ये जो कॉमन एरिया हुआ है कैट का और रैट का, ये बैट में भी जाएगा, ये टेबल में भी जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट से हमारा बन गया कि सम कैट आर रैट, ऑल बैट आर टेबल और ऑल रैट्स आर बैट। सम कैट्स आर रैट है, ऑल बैट आर टेबल है और ऑल रैट आर बैट है। ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि सम कैट आर बैट, कुछ जो कैट हैं वो बैट्स हैं। ठीक है भाई, कैट का जब सारे के सारे रैट बैट हैं और सारे के सारे बैट जो है वो टेबल है, तो ये जो कॉमन पार्ट है क्या ये सबके अंदर नहीं जाएगा? ये जो जब ये चीज सारी की सारी इन दोनों के अंदर है, तो ये जो कॉमन पार्ट था कैट और रैट का, ये इनका भी तो पार्ट होगा कॉमन। ठीक है, इसलिए पहला वाला क्वेश्चन जो कंक्लूजन होगा मेरा वो करेक्ट होगा कि सम कैट्स आर बैट, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है ये बैट के अंदर भी है, ये टेबल के अंदर भी है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, ऑल बैट आर रैट, क्या सारे के सारे जो बैट हैं वो रैट हैं? ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल गलत होगा। क्यों? चलो देखते हैं। अगर ये बोलता कि सारे के सारे जो रैट हैं वो बैट हैं, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर ये बोलने लगे कि सारे के सारे बैट जो है वो रैट है, छोटा बड़े से तो नहीं हो सकता है, जैसे कि बैट जो बड़ा एरिया है वो रैट का नहीं हो सकता, लेकिन ये बड़ा एरिया थोड़ा सा रैट का हो सकता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो सिलॉग्स है सारा बेसी इन्हीं चीजों पे है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। छोटे 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 एक लॉजिक है, डरने की जरूरत नहीं है।
जब सिलॉक्स चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा क्या हो सकता है, क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं, क्यों नहीं हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि मैडम क्यों नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ये बात भी सही है, हो भी सकता है। तो ये हम देखेंगे कि क्यों नहीं हो सकता और क्या हो सकता है। एक और इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया होता, सपोज नो बैट्स आर रैट होता, तो वो फॉलो नहीं होता, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही फॉलो होगा। अब आता है थर्ड वाला, ऑल टेबल आर कैट, क्या सारे के सारे जो टेबल हैं वो कैट हैं? नो, एटलीस्ट इसको आप देखने से बता सकते हैं कि नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सिर्फ वही फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको बताया जाएगा कि ये ऑल टेबल्स आर कैट्स क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे इस वाले में मेरे से पूछा जाता कि सम टेबल्स आर कैट, कुछ टेबल कैट हैं, तब हम देखते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके साथ में और हमको एक और ऑप्शन दिया होता, तब हम देखते कि ईदर वाली कंडीशन बनेगी। कोई बात नहीं, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे कि सिलॉक्स में होता क्या है, कितने टाइप की कंडीशंस बनेंगी। चलो अब देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। अब आता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले चीज जो डायरेक्शंस में होगी वो होगी आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये डायरेक्शन है। अब इनके बेसिस पे ही आपको कोई नॉर्थ में यहाँ है, कोई वेस्ट में यहाँ है, ईस्ट में यहाँ है, सबसे पहले जाके अपने रफ कॉपी पे ये डायरेक्शन बनाइए और जो आपको क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व कर दीजिए। विद इन सेकेंड्स वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? पहला देखते हैं कि ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ नीचे है, 5 किलोमीटर कोई आदमी चला साउथ एंड टर्न्स टू द राइट। अब राइट बताइए मुझे, इधर होगा राइट कि इधर होगा राइट? साउथ में चला ये 5। अब इसने मुझे बोला है कि ये राइट मुड़ा। अब अगर यही चीज मैं ऐसे खड़ी हुई हूं, सपोज मेरा फेस इधर है और राइट मुझे बोले तो मेरा राइट ये है ना, लेकिन अगर मेरा फेस सामने है, इसने मुझे साउथ बोला है, इसका मतलब मेरा फेस ये है और जो मेरा राइट है वो ये है। सिर्फ ये छोटा सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। अगर फेस ऐसे है यानी नॉर्थ है मेरा फेस, जो मेरा राइट ये है। अगर मैं ऐसे आपकी तरफ फेस करके खड़ी हूं तो मैं साउथ में देख रही हूं और मेरा राइट ये है। ये साउथ में है तो इसका राइट जो है वो ये है। इसने बोला है कि टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स he turns to the left and walk 5 किलोमीटर। अब ये यहाँ आ गया, यहाँ से राइट हुआ ये और लेफ्ट हुआ ये, सीधी बात है भाई। यहाँ मैं अपना हाथ रखती हूँ, कौन सा राइट हुआ? ये राइट, ये लेफ्ट। इसने कहा है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ये लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टिंग। ये मतलब पूछा गया है कि अपने स्टार्टिंग के पॉइंट से यहाँ पे ये किस डायरेक्शन के अंदर फेस कर रहा है। हम मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। डायरेक्शन मैंने दिखाई थी, कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन है। अब जरा मुझे इसके हिसाब से यहाँ बताइए कि क्या ये कौन सी डायरेक्शन बनती है? ये नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो क्या ये साउथ वेस्ट में डायरेक्शन नहीं पड़ रही है मेरे पास में? ये वाली जो पॉइंट है साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तुरंत यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देख लीजिए साउथ वेस्ट में ये पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे है। ठीक है, इसी में अगर आपसे ये पूछा जाता कि मुझे ये बताइए कि अब ये किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तब आप बोलते कि ये
साउथ की तरफ फेस कर रहा है। सिर्फ इसने इतना पूछा होता कि अच्छा आप बताइए कि ये किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो तब आप बोलते कि ये साउथ की तरफ फेस करा हुआ है। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है कि रिगार्डिंग द फर्स्ट, नाउ द इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। अब जहां से उसने शुरुआत करी थी उसके रिगार्डिंग उसका फेस अब किस तरफ है, तब मैं बोलूंगी कि साउथ वेस्ट। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन हो गए हैं इसी टाइप के, अगर डायरेक्ट पूछे तो साउथ, अदरवाइज साउथ वेस्ट। एक क्वेश्चन आता है आपका ये डायरेक्शन के अंदर, अब आता है राजा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द नॉर्थ, यहां से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर होगी नॉर्थ की तरफ। ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड कवर्ड 6 किलोमीटर्स, ये राइट है और ये लेफ्ट है, 6 किलोमीटर चला। अभी बताया था अगर फेस मेरा इधर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। He turned toward left and covered 6 kilometer. What is the shortest distance from his house? एक आता है आपका डायरेक्शन का इस टाइप का। ये क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया होते हैं। कैसे है, इसने मेरे से पूछा है कि अब ना मुझे यहां से लेकर के यहां तक की, ये उसका घर था, ये उसका होम था ना भाई, ये यहां से और यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और निकाल लेंगे। यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 636 प्लस 64 कितना आया, 100। और यहाँ पे इक्वल्स टू, इसको a नाम दे दो, इसको b दे दो, इसको c दे दो। पाइथागोरस ऐसे ही लगता है, a और c का स्क्वायर होगा ये, ac स्क्वायर इक्वल्स टू 100, देन ac इक्वल्स टू 10। ये हो गया, ये पाइथागोरस होगी। इसके बारे में भी डिटेल में आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन होते हैं सॉल्व इस तरीके से कि इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा कि कितनी है। एक और इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा कि यहां से यहां जाएगा, फिर पूछ लेगा कि इसने यहां से लेकर के और यहां तक की टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, कि यहां से और यहां तक की टोटल डिस्टेंस अगर पूछेगा, अगर टोटल वर्ड उसने लगा दिया, टोटल वर्ड पूछ रहा है तो आप 6 और 8 को प्लस करते हैं। यहां इसने पूछा यहां से यहां तक की सबसे छोटी डिस्टेंस बताइए, जहां से उसने स्टार्ट किया था, जहां से उसने एंड किया था, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी 10। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है ये। चलो अब आगे देखते हैं कि और क्या हमारे पास सिलेबस में भी यूजीसी के लिए बचता है। अब एनालॉजी, आज तक मैं इस चीज में बहुत कंफ्यूज हूं कि इसको एनालॉजी कहा जाता है कि इसको एनालॉगी कहा जाता है। आज कोई एनालॉगी कोई एनालॉजी आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चलो देख लेते हैं। सेम वही ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन है। पेंटर पेंटिंग बनाता है तो आर्किटेक्ट जो है वो क्या बनाएगा, बताओ इनमें से क्या बनाएगा आर्किटेक्ट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर मुझे नहीं आता है। एनालॉगी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसका आप बताएंगे मुझे नहीं पता है। दूसरा वाला है इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग करता है तो एमबीबीएस कौन करता है, डॉक्टर। सिंपल। एनालॉजी में क्लासिफिकेशन में हमेशा बताया है अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करिए, कुछ नहीं होता है। इसी में आपको कई बार क्या क्वेश्चन दे देगा कि ना बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है कि रियाल है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा। अब जब तक आपको बांग्लादेश की करेंसी नहीं पता होगी आप नहीं बता सकेंगे कि टका है कि रियाल है। इसी तरीके से ब्राजील की करेंसी या फिर किसी की आपकी कैपिटल दे देगा। इसलिए आपको जीके भी इस वाले चैप्टर के लिए स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीके इतनी स्ट्रांग होगी कि ये क्वेश्चन आप कर सके आराम से। चलो अब बचता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी बहुत सिंपल आता है। क्या आता है क्लासिफिकेशन के अंदर, ये पेयर कई टाइप के क्लासिफिकेशन, एक जीके बेस्ड आएगा, एक नंबर बेस आएगा, एक अल्फाबेट बेस आएगा, एक इस तरीके से आएगा। तो क्या है पहले कि इन चार में से ये बताइए कौन सा अलग है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी ऑड वन आउट ही होता है कि कौन सा जो है वो अलग है। कैसे, जैसे 2 और 8 327 432 5 125। क्या आपको देखने से नहीं लग रहा है कि 2 और 8 के बीच में कोई रिलेशन है?
2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 और 27 का क्या रिलेशन है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ऑप्शन नंबर सी। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब 64 होता है, ना कि 32। तो ऑप्शन नंबर इसी टाइप के होंगे, या तो स्क्वायर दे देगा या फिर कोई लॉजिक दे देगा कि 2 इंटू 2 4 प्लस 4, या फिर सॉरी प्लस 3, और सब में यही फॉलो करवा देगा। 3 इंटू 2 प्लस 3, 5 इंटू 2 प्लस 3, इस टाइप से आपको कोई लॉजिक दे देगा। सेम यही चीज हमको देखने को मिलेगी हाई लेवल के सीरीज के क्वेश्चन को भी। कुछ भी एक लॉजिक होगा, पहले 2 में आपको देखना होगा कि क्या आपको फॉलो करवा रहा है, उसी तरीके से आप दूसरी चीजों को पकड़ सकते हैं कि ऑड वन आउट इसमें या क्लासिफिकेशन में कौन सा है। एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करेक्ट द चूज वर्ड विच ऑफ द डिफरेंट, चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल। आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये भी मुझे नहीं आता है, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर है कमेंट्स में, ठीक है। चलो, और क्या बचता है? एक आता है कोडिंग डिकोडिंग। एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का है ये वाला क्वेश्चन। बाकी छोटे छोटे नॉर्मल ही लेवल आता है, बट इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नहीं है, होता है जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, कोड करना और उसको डिकोड करना। वो हमको कोड करके दे देंगे और हमको डिकोडिंग करना है। ये हाई लेवल का आता है आपका बैंक के अंदर। बाकी एसएससी हो गया, स्टेट लेवल वनडे एग्जाम्स हो गए, या यूजीसी हो गया, बहुत सिंपल लेवल का आता है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। यहाँ देख लेते हैं, इसने मुझे ये कोड दे दिए, आप देख सकते हैं, और अब इन कोड के बेस पे ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। अब सी के लिए इनमें से कौन सा कोड जो होगा या कौन सा डिजिट जो होगा वो सही होगा, दे दिया। अब सी में देख रही हूँ कि इसमें यहां पर है, यानी इन तीनों में से एक होगा, या तो 4 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अगर इसने दिया है सी गुड पिक्चर्स तो 4 होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कभी भी इन क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचिएगा कि 4 पहले पे है और सी भी पहले पे है, इसका मतलब इसका 4 होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब मुझे निकालना है गुड का और पिक्चर्स का, तभी तो मैं करेक्ट बता पाऊंगी कि सी का कौन सा है, जब तक इन 2 वर्ड्स का नहीं निकालूंगी। अब देखिए, गुड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अब मैं ये देखूंगी इन दोनों में कॉमन कौन सा है। भाई 7 यहाँ नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, बट यहाँ 4 तो जरूर है। क्या यहाँ पे आपको देखने से 4 नहीं दिख रहा है दोनों के अंदर? इसका मतलब जो गुड का कोड होगा वो होगा 4। ठीक है, एक चीज तो सॉल्व हो गई। अब मैं या तो सी का कोड 7 है या सी का कोड 8 है। पिक्चर्स देखती हूँ, गुड का तो मैंने निकाल दिया, इसको क्रॉस कर देते हैं। पिक्चर्स का देख लेते हो। पिक्चर्स के लिए यहाँ पे 7 8 बचता है, यहाँ पे 7 है, देखने से पता चल रहा है। यानी पिक्चर का जो कोड होगा वो 7 होगा। तो जो अब सी का कोड बचा है वो है 8, ऑप्शन नंबर डी। ये होते हैं इस तरीके से। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, बिना पहले क्वेश्चन बिना पढ़े सारे कोड फटाफट से बना लीजिए, देख लीजिए क्या सिमिलरिटी है इनके बीच में। फटाफट से देख लीजिए पिक्चर का कोड क्या है, पिक्चर इसमें भी है, पिक्चर इसमें भी है, दोनों का है सेम 7 निकल जाएगा। फिर गुड गुड इसमें 4 है, इसमें 4 है। इसी तरीके से सबके कोड निकाल के रख लीजिए, आपका आंसर एक झटके में वो 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन आता है असर्शन का। ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं क्वेश्चन, आपके बहुत नॉर्मल लेवल के आते हैं। बेसिकली आपकी रीजनिंग लॉजिक्स को जांचने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्या होता है कि एक असर्शन दे देगा, एक रीजन दे देगा, पूछेगा कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इसी टाइप से आपसे पूछेगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसका रीजन है, इसने बोल दिया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए क्या इंडिया का।
ऑप्शन नंबर रीजन दे दिया, मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया आर हिंदूज। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है इंडिया में वो हिंदू हैं, इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंडिया की वो हिंदी होनी चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि अगर हिंदू मेजोरिटी में है तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। ये रीजन कुछ नहीं हुआ, इसका रीजन बहुत पहले से इंडिया जो है वो हिंदी बोलने वाला देश रहा है, इसलिए यहाँ की शुरुआत से जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है यहाँ की। इसलिए इसका लॉजिक ये कभी से नहीं था, इंडिया में हमेशा से सब धर्मों के लोग रहे हैं, इसलिए इसका ये लॉजिक कभी भी नहीं था कि हिंदू ज्यादा है तो इसलिए हिंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रीजन जो होगा वो सीधे सीधे इसका गलत होगा। इन टाइप के क्वेश्चंस में यही देखना है कि ये चीज सही बैठ रही है, रीजन इसका सही है कि नहीं है। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, इसका रीजन ये करेक्ट नहीं है। ये होते हैं आपके असर्शन के क्वेश्चंस, ये भी बहुत सिंपल होते हैं, इनको भी पढ़ाया जाएगा, तो देखेंगे इनको भी क्या लेवल आता है इनका। अब आज की क्लास रखेंगे हम लोग इतना ही, और ये तो बात हुई थी हमारी यूजीसी के सारे सिलेबस के बारे में, किस टाइप के छोटे छोटे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं कि ये आपका सिलेबस है, ये आपके क्वेश्चंस है। अब आने वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कुछ पूछना होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज की क्लास रखेंगे हम इतना ही। थैंक यू वेरी मच।